हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। तो हम एशिया की 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने एशिया की मैपिंग देखी थी और हमने एशिया के बारे में देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके नाम कंठस्थ कर लिए थे। तो एक बार चलो छोटा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद में हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। राइट, सो पेन कहाँ गया? ये रहा जी। तो चलिए एशिया की क्लास शुरू करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को 8 देशों के नाम बताएंगे जो सार्क के कंट्री है। सार्क मतलब एक ऐसा संगठन है जो साउथ एशिया का जो साउथ पार्ट पड़ता है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जो पड़ता है, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, इसको सार्क बोलते हैं। इसमें 8 देश हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम इस प्रकार है: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश के बाद में हमने 10 देश पढ़े थे आसियान की। यहाँ पे ये 10 ये सॉरी हाँ, ये इंक्लूड है। 10 देश ये आसियान के पढ़े थे। इनके नाम आपको बताने, फटाफट बताओ। यहां से शुरू करेंगे। अपने भारत के पास म्यांमार पड़ता है, वहां से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये 10 देश यहाँ पे आसियान के थे। और एक और देश था यहाँ पे, उसका नाम था तिमोर लेस्टे। क्या नाम था? तिमोर लेस्टे। यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ेगा, ये देखना आप एटलस में आपको दिखेगा इधर, इंडोनेशिया के नीचे। उसे आसियान में शामिल नहीं किया गया है, वो एक अलग से देश है, क्योंकि तिमोर लेस्टे खुद को स्वतंत्र मानता है, जबकि इंडोनेशिया ने उस पर अपना अधिकार जताया था। तो इस हिसाब से उसने मना कर दिया कि नहीं, हम तो स्वतंत्र है। तो इंडोनेशिया, आपको पता है आसियान में सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। तो इसी के चलते दादागिरी चली इंडोनेशिया के। उसने बोला कि नहीं, तिमोर लेस्टे को ऐड किया। वो होता है ना कि हम भी जब कभी किसी ग्रुप में होते हैं और हम कहीं बाहर जाना होता है, तो कोई एक ऐसा होता है जिसकी किसी से नहीं बन रही होती, तो कहते देख भाई, उसको लिया तो मैं नहीं आऊंगा। सेम वही इंडोनेशिया ने ऐसा बोला था आसियान में कि भाई तिमोर लेस्टे को ले लिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अब सबको लगा कि यार इंडोनेशिया थोड़ा पावरफुल है, बड़ी देश है, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, तो उसको ले लिया और तिमोर लेस्टे को अलग रखा है। बाकी ये भी एक देश है। तो टोटल 11 देश है साउथ ईस्ट में, लेकिन आसियान में केवल 10 देश आते हैं। ये हमने टोटल बात कर ली इन देशों के बारे में। फिर आप मेरे को बताओगे सेंट्रल एशिया के 5 देश। सेंट्रल एशिया के 5 देश कौन कौन से हैं? वो है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, 5 देश हो गए। वापस बोलते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हो गए सेंट्रल एशिया के। उसके बाद में हमने देखे थे ईस्ट एशिया के। ये देखिए, ये ईस्ट, मैंने एशिया को ना डिवाइड कर दिया बहुत से पार्ट्स में। ये देखो, साउथ वाले पहले 8 देश देख लिए। साउथ ईस्ट वाले हमने कौन से, ये देखो, क्योंकि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ वाले 8 देश और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट वाले 11 देश। उसके बाद में मैंने आपको ये सेंट्रल एशिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इधर, यहाँ के 5 देश बता दिए सेंट्रल एशिया के। अब यहाँ पे देश देखेंगे अपन, टोटल 6 देश, वो ईस्ट एशिया के देश माने जाते हैं। यहाँ पे 6 हैं। कौन कौन से? चाइना, मंगोलिया, दो के पेड़ से बताया था आपको, चाइना, मंगोलिया, रशिया और जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, चाइना, मंगोलिया, रशिया, जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये 6 देश यहाँ पे ईस्ट में पड़ते हैं, इसलिए इनको ईस्ट एशियन कंट्रीज कहा जाता है। तो 6 हो गए। उसके बाद में आप इधर आओगे, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज यहाँ पे जितनी बची कुची है वो सारी मिडिल ईस्ट। टोटल कितनी बताई थी मैंने? 17 बताई थी। ठीक है, 17 के नाम भी याद कराए। तो वापस चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, तुर्की, सिप्रस। यहाँ तुर्की है, पास में एक आइलैंड देश पड़ेगा सिप्रस। तुर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट। 8 देश हो गए। उसके बाद में आओ पाओ यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। 1 2 3 4 ये हो गए। 8 और 4 12। कितने बचते? 5 और बचते हैं। 5 में कौन कौन से बचे? कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, वापस से बोलते 17 के 17 के नाम। देखो, सबसे पहले तुर्की, सिप्रस 2, तुर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजिप्ट। फिर सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये हो गए 17 देश। ठीक है, तो यहाँ पे 17 देश। ऐसे करके टोटल जितनी भी आप देख लेना कितनी होती है, सारी कंट्रीज के नाम आपको याद हो चुके हैं।
अगर आपने ईमानदारी रखी है। चलिए आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने वाले हैं, वो है, कहाँ है, कैसे ढूंढूं मैं इनको, एक सेकेंड है ना, वेट करना, यहां से। मैं यही ढूंढ रही थी। एक बार आप इसे देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमारी एशिया की सेकंड क्लास थी, जाते जाते आपको सिर्फ एक हिंट दिया था कि मैं अब आपको माउंटेन्स और प्लेटोज यानी पर्वत और पठार के नाम याद करवा के जा रही हूँ। उसके बाद में मैंने आपको नहीं बताया था कि डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो आप देखना यहाँ पे मैं आपको पर्वत और पठार के नाम एक बार वापस से बुलवाती हूँ, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पे हमने एक पॉन्टीन देखा था, पर्वत है, ये सारे माउंटेन बता रही हूँ। पॉन्टीन माउंटेन था, यहाँ पे था टोरस, पॉन्टीन और टोरस, और पॉन्टीन और टोरस और बीच में एक प्लेटो पड़ रहा था, उसका नाम क्या था, अर्मेनिया का पठार, ठीक है। अर्मेनिया के पठार के, क्योंकि यहाँ अर्मेनिया है तो अर्मेनिया का पठार है, और इसके ऊपर एक हाईएस्ट पीक देखी थी, माउंट अरारात, ठीक है। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट क्लास के एंड में, सेकंड क्लास जो एशिया की थी उसके एंड में जस्ट मैंने आपको मतलब अवगत कराया था इनके नामों से, ऐसे थोड़ा बताया था। बाकी आज हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे तुर्की में माउंटेन पड़ेगा पॉन्टीन, उसके नीचे टॉरस, और यहाँ पे पड़ेगा माउंट अरारात, हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे एक पड़ेगा ईरान से एल्ब्रूस माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये है जारगोस, ये एल्ब्रूस और जारगोस दोनों मिलती है माउंट अरारात पे, ये बीच में पड़ता है अरारात। तो ये 5 चीजें देखी। सऊदी अरेबिया में हमने एक माउंटेन देखा था, असीर माउंटेन, क्या बोलते हैं, असीर पर्वत। उसके बाद में यहाँ पे आए थे हम, यहाँ अफगानिस्तान में देखा था हिंदू कुश पर्वत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाता है, हिंदू कुश पर्वत। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है दुरंड लाइन, ठीक है। तो अफगानिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में हमने कई सारी चीजें देखी थी। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है यानी नमक की श्रेणी है, पाकिस्तान में छगई हिल्स है यानी छगई पहाड़ियां हैं, जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है, जहां से वो न्यूक्लियर एटम्स के जो परिक्षेपण करता है, वहां से छगई हिल्स है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पाकिस्तान का। उसके बाद में यहाँ पे देखने के बाद भारत में देखा था हमने हिमालयन पर्वत, ठीक है। चाइना में था अपने ये कुनलुन शान पर्वत, बहुत बड़ा था। उसके बाद में चाइना में और शान करके 2-3 चीजें थी, तिएन शान है, यहाँ पे तिएन शान पड़ता है, यहाँ पे कुनलुन शान के पास में अल्तून शान है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था पामीर का पठार, ठीक है, पामीर नॉट बोलते जिसको दुनिया की छत बोला जाता है, पामीर नॉट, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तिब्बत का पठार है, कहाँ पे, यहाँ पे तिब्बत का पठार देखा था। फिर हम थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पे गोबी डेजर्ट है चाइना के अंदर, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। ऊपर मंगोलिया आ जाता है, चाइना के ऊपर देश, मंगोलिया में मंगोलिया का पठार लोकेटेड है, राइट, यहाँ पे। उसके ऊपर रशिया आता है, रशिया का सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, मतलब यहाँ पे साइबेरिया का पठार है, कहाँ पे, रशिया के ऊपर। और हमने देखा था कि यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है वर्खोनयास्क, क्या नाम है, वर्खोनयास्क, इस रशिया में है वो हाईएस्ट पीक। फिर हमने म्यांमार में देखा था, म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम बहुत फेमस है, उसका नाम है अराकान यूमा, क्या नाम है, अराकान यूमा, ठीक है, म्यांमार के अंदर है वो। फिर यहाँ वियतनाम में लास्ट में यहाँ पे एक हाई पर्वत श्रेणी, उसका नाम है अन्नम, क्या नाम है, अन्नम, अन्नम, ठीक है, अन्नम, ये यहाँ की मतलब बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है। फिर हमने इंडोनेशिया में एक हाईएस्ट पीक यहाँ देखी थी, पुंचक जाया। और जापान की एक हाईएस्ट पीक देखी थी हमने यहाँ पे, माउंट फ्यूजी, ये नहीं, ये जापान नहीं है, ये रशिया का पार्ट है, जापान ये रहा, अरे मिट जा, ये रहा जापान। जापान में हाईएस्ट पीक थी पुंचक जाया, ठीक, नहीं, फूजी माउंटेन, ठीक है। वापस से बोल रही हूँ, सॉरी, कंफ्यूज मत होना। इंडोनेशिया के हाईएस्ट पीक है पुंचक जाया और जापान के हाईएस्ट पीक है फूजी माउंटेन, ठीक है।
फ्यूजी माउंटेन एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, और ये सरकम पैसिफिक बेल्ट का पार्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत रिसेंट में मतलब जो है वो होते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं जापान में, क्योंकि ये इसकी लोकेशन ही ऐसी है। तो ये सब देखा था हमने। ठीक है, दक्कन का पठार जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसे बहुत डिटेल में मैम पढ़ाती है, और मतलब हम पढ़ते हैं जहां से भी हम पढ़ते हैं। तो दक्कन का प्लेटो जो है हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेन वर्ल्ड में क्या है वो चीज देख रहे हैं। दक्कन का पठार डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम सब। ठीक है, तो ये सब हो गया मैप से दिखाई। अब मैं आपको ले चलती हूँ नोट्स के ऊपर, क्योंकि मैप से एक अंडरस्टैंडिंग विजुअल बैठती है, बाकी चीजें लिखने से याद होती है। तो देखो, हर पर्वत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ज्यादातर हिंदी में लिखा है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत हो, इंग्लिश में मैं रिपीट कर दूंगी। तो माउंटेन्स ऑफ एशिया, यानी एशिया के पर्वत के बारे में सबसे पहले देखेंगे। एक पर्वत है यहाँ पे असीर पर्वत। कहाँ पड़ता है? हमने देखा था सऊदी अरेबिया में पड़ता है असीर माउंटेन। कहाँ पड़ता है? सऊदी। आवाज आ रही है ना सही से? जी आ रही है, चलो ठीक है। सऊदी अरेबिया में पड़ता है असीर माउंटेन। ठीक है, असीर माउंटेन सऊदी अरेबिया और यमन दोनों में पड़ता है। इसके बारे में एक ही खास बात थी। फिर हमने देखा पॉन्टीन और टोरस पर्वत। ठीक है, कहाँ देखा? पॉन्टीन और टोरस, तुर्की में था, थोड़ा नीचे भी था। तो इस पॉन्टीन और टोरस पर्वत की खास बात क्या है कि जो ये माउंटेन है ना, इनमें से यहाँ से एक नदियां निकलती है, दो नदियां, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन कौन सी दो नदियां निकलती है? एक तो निकलती है टिग्रिस और एक निकलती है यूफ्रेट्स। दो नदियां इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्वत होता है, बड़ा ग्लेशियल होता है, बर्फ से ढका होता है, उसमें से नदियां निकलती है। वैसे ही ये दो पर्वत है पॉन्टीन और टॉरस, इनमें से भी दो नदियां निकलती, वो इंपॉर्टेंट है। वो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। मैं इंग्लिश में लिखूं अगर इसको, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है, ये दो नदियां कहां से निकलती है? पॉन्टीन और टोरस से। ये आपको पता होना चाहिए। आगे फिर से जिक्र आएगा इन दोनों नदियों का। फिर हमने अरारात पर्वत देखा था। अरारात पर्वत क्या है? तुर्की की उच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ तुर्की। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि जब भी मैं ऐसे ट्रायंगल बना के उसको फिल कर दूं पूरा, इसका मतलब होता है वो हाईएस्ट पीक को शो कर रहा है। किसको? सबसे ऊंची चोटी को शो कर रहा है। तो तुर्की के हाईएस्ट पीक है अरारात पर्वत। ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, डेड वॉल्केनिक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है ये डेड वॉल्केनिक माउंटेन है। अब डेड वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? देखो, जब भी कोई पर्वत है, धरती से मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बन के वो बाहर धरती पे फ्रीज होता है, समय के साथ वो ठंडा होता है, तो पर्वत का निर्माण कर लेता है। अब दो कैटेगरी होगी, वो जो पर्वत बना है, वो जो भी चीज बनी है, या तो उसमें से समय समय पे अंदर से फिर से मैग्मा निकलता रहे और पर्वत का निर्माण होता रहे, तो उसको तो बोलेंगे एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, यानी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। और ऐसा जो एक बार बन चुका है लेकिन उसके बाद में से उसमें से इरप्शन नहीं हुआ है, तो उसे बोलेंगे मृत ज्वालामुखी पर्वत, यानी डेड वॉल्केनिक माउंटेन। तो सेम अरारात पर्वत जो है वो डेड वॉल्केनिक माउंटेन पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, एक दो पर्वत रेंज है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत नहीं आएगा यहाँ, पर्वत श्रेणी आएगा, माउंटेन रेंज आएगा। दो माउंटेन रेंज देखी थी हमने, एल्ब्रूज और जारगोस। ये एल्ब्रूज और जारगोस जो है कहाँ मिलते हैं? आके अरारात पर्वत पे। अब आप सोचोगे कोई इंसान थोड़ी है जो आपके मिलेंगे। मिलने का मतलब है कि एल्ब्रूज ऐसे आती है, ऐसे इसकी पर्वत श्रेणी यूं है, और जारगोस का कुछ ढाल इस तरह का है, और यहाँ पे ये हाईएस्ट पीक होती है माउंट अरारात। और ये माउंट अरारात किसके ऊपर लोकेटेड है? तो अर्मेनिया के पठार पे है। और ये दो यहाँ पे, इनकी दोनों के जो पीक है वो यहाँ पे मिलती है, इसलिए मैंने कहा है कि एल्ब्रूज और जारगोस पर्वत यहाँ आके मिलते हैं। किस पे? माउंट अरारात पे। फिर अब एल्ब्रूज और जारगोस पर्वत श्रेणी पे आ जाओ। अभी 2 मिनट पहले देखा था कहाँ मिलते हैं, तो पता चल गया अरारात पे। ये ईरान में मेनली लोकेटेड है, मेनली ईरान में है, ये पूरे ईरान में नहीं है, मेनली मुख्यतया। ठीक है, ये मेनली जो है, एक सेकेंड, ये मेनली ईरान में लोकेटेड है। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है ये मैं बताऊं आपको, पर्वत देमावंद, माउंट देमावंद। मैं लिखती हूँ एक बार इधर, माउंट देमावंद। ये जो एल्ब्रूज और जारगोस पर्वत श्रेणी ना, इसमें भी कोई ना कोई तो हाईएस्ट पीक होगी ना जो सबसे ऊंची होगी, तो वो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत का नाम है माउंट देमावंद या पर्वत देमावंद। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो वेस्टर्न एशिया पड़ता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे थी पॉन्टीन, यहाँ था टॉरस, यहाँ है माउंट अरारात, ठीक है। यहाँ से निकली एल्ब्रूस, यहाँ से निकली जारगोस, और तो ये एशिया का कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट है ना। तो वेस्टर्न पार्ट की अगर कोई आपसे हाईएस्ट पीक पूछे अगर, तो वो कौन सी होगी? माउंट देमावंत। क्या होगी? माउंट देमावंत। और ये माउंट देमावंत किसका पार्ट है? ये माउंट देमावंत एल्ब्रूस और जारगोस पर्वत श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। समझ आया आपको? आपको पता है कोविड-19 जब आया था हमारे यहाँ, तो टीचर्स जो मतलब हमेशा से ट्रेडिशनली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, तो जब वो, मैं भी उस समय तो कॉलेज में थे और क्लासेस कर रहे थे जब कोविड-19 2020 में आया था, तो उस समय ऐसे जब टीचर्स हमें ऐसे पढ़ाते थे उस पे ऑनलाइन ऐसे जूम पे, तो लगता था कि यार कितना इजी है पढ़ाना, और ठीक है ना, कैमरे के सामने पढ़ाओ, कुछ सामने कोई होता नहीं है और टीचर पढ़ा रहे हैं, मन जब उठ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि इजी है। लेकिन सही बता रही हूँ, ऐसे जब खुद ने एक्सपीरियंस किया है पढ़ाने का ऐसे कैमरे के सामने, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि चलो समझ में आया ना आपको, तो रूम में कोई नहीं है खुद ही बोल रहे हो, आपको समझ में आया ना, मतलब मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो अब आप बोल रहे होंगे कि हाँ समझ में आया है, लेकिन इस मोमेंट पे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब कोई नहीं होता और आपको एज्यूम करना पड़ता है। ये थोड़ी अजीब सी चीज है, बट खैर हैट्स ऑफ है हमारे टीचर्स को जिन्होंने कभी ऑनलाइन ऐसे कैमरे के सामने नहीं पढ़ाया और फिर भी आके पढ़ाया है। डेडिकेशन भारतीयों का बहुत ज्यादा होता है हर चीज को लेके, ठीक है। तो ये वाला पर्वत हो गया। अब हम कुछ, अब है ना, हर एक के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ के बारे में सिर्फ कान में सुना हुआ होना चाहिए। तो हिंदू कुश पर्वत बता दिया आपको, अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाता है, कितनी बार बोल दिया, अब याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है। सुलेमान पर्वत, सॉल्ट रेंज जो छगा, हिंदी में लिख लेती हूँ मैं इनको, नहीं तो आप गुस्सा करोगे। हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, सुलेमान। ये देखो हिंदू कुश जो है ना, वो तो पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे। बाकी ये जो मैं बता रही हूँ ना, सुलेमान, ये नमक की श्रेणी, ये सब है ना पूरे पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। कल इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, फाइनली लगा नहीं था कितनी मतलब टक्कर अच्छी होगी। लास्ट के 2 ओवर, लास्ट के जो 3 ओवर थे उसमें पासा पलटा है इंग्लैंड वालों ने, बाकी तो काफी अच्छा खेला था पाकिस्तान कल, और ठीक है फाइनली जीता तो इंग्लैंड ही। तो नमक की श्रेणी, फिर छगाई हिल्स, छगाई की पहाड़ियां। एक और बात बताती हूँ आपको, ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने ऐसे सुना है कि हंसने की बातें करते हैं ना तो स्टूडेंट्स काफी इंटरेक्ट करते हैं पढ़ाई के सेशन में। तो एक हंसने की बात बताती हूँ आपको। कल है ना, जब वो मैच के लास्ट ओवर चल रहे थे ना, तो लास्ट कितने 7 रन बनाने पड़ेंगे उनको इंग्लैंड को 11 बॉलों में, ठीक है। तो एक 7वीं बॉल पे या 6ठी बॉल पे जो पाकिस्तानी बॉलर था उसने विकेट ले लिया उसका, किसका, इंग्लैंड वालों में से किसी एक, मोइन अली का शायद, हाँ मोइन अली का विकेट लिया था। तो जो अपने हिंदू जो कमेंटेटर है वो पता है क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखिए जैसे दिया एक बार अंतिम बार बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे पाकिस्तान वाले एक बार फड़फड़ा रहे हैं लेकिन पता है कि जीत किसकी होगी। मतलब इनकी कमेंट्री का लेवल देखो। मैं ये ना सुन सुन के इतनी हंसी हूँ, अकेली बैठ के, मतलब लाइब्रेरी में थी तब भी मैंने कहा यार इनकी कमेंट्री खतरनाक होती है। तो वैसे चलो, तो सुलेमान, सॉल्ट रेंज, छगाई हिल्स, ठीक है। सुलेमान पर्वत, नमक की श्रेणी और छगाई पहाड़ी, ये कहाँ पे, ये पाकिस्तान में। हिंदू कुश कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पे। अब हम देखेंगे पामीर का पठार। क्या देखेंगे, पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों है रूफ ऑफ वर्ल्ड? क्योंकि ये बहुत तो नहीं, सबसे ऊंचा तो नहीं, लेकिन काफी ऊंचाई पे है, काफी हाइट पे है, इसलिए इसको दुनिया की छत बोला जाता है। ये जंक्शन है, मतलब ये इस पामीर के पठार पे इसको पामीर नॉट भी बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कई चीज 4 जो पर्वत है उनका जंक्शन, एक तो हिमालय पर्वत का, एक हिंदू कुश पर्वत, एक कुनलुन शान का और एक तियन शान का। देखो ये पामीर नॉट है, मान लो
ये पामीर नॉट है, ये एक पठार है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हिमालय यहाँ से आएगा, हिमालय माउंटेन इसको मिलेगा आके, कुनलुन शान ऊपर चाइना का है, इसको मिलेगा, तियन शान भी चाइना का है, इसको मिलेगा, और यहाँ से हिंदू कुश पर्वत आता है ऐसे, वो भी इसको मिलता है। मतलब चारों का जंक्शन पॉइंट पामीर नॉट है, इसलिए इसको जंक्शन ऑफ चारों माउंटेन का बोलते हैं। तो याद रखना हिमालय, हिंदू कुश, कुनलुन शान और तियन शान। कौन? पामीर का पठार। फिर ये तीन जो माउंटेन्स है, ये तीनों माउंटेन जो है चाइना के अंदर है। कोई खास बात नहीं जाननी, बस पता होना चाहिए कि कहाँ है। ग्रेट किंगडम, देखो कुनलुन शान और तियन शान, ये तो नाम भी चाइनीज लग रहे हो, तो कोई भी गैस कर सकता है कि चाइनीज है। ग्रेट किंगडम थोड़ा ऐसा लगता नहीं है कि इनका हो सकता है, बट इन्हीं का है। किनका? चीन वालों का। तो ये तीनों कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में। कहाँ में? चीन में, ठीक है। अब दो पर्वत और थे, एक तो है अल्ताई माउंटेन और एक है सयान माउंटेन। ये सारे माउंटेन आपको अपनी एटलस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्ताई पर्वत है और ये सयान पर्वत है, ये किसी एक देश में नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे देशों में है। तो हम इनको पर्टिकुलरली किसी देश में नहीं बोलने के बजाय ऐसे कहते बहुत नहीं बहुत से देशों में है, ठीक है, ये अल्ताई और सयान। फिर पुंचक जहाँ बताई हुई आपको, इंडोनेशिया की हाईएस्ट पीक है फूजी पर्वत, जो है जापान की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फूजी पर्वत जो है कैसे? एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। अब अराकान योमा पे आओ। अराकान योमा कहाँ पे है? म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार बोले तो बर्मा पहला वाला नाम, और अभी म्यांमार में एक पर्वत है अराकान योमा, ये नवीन वलित पर्वत है। कैसे माउंटेन है? यंगफॉल माउंटेन है। तो जब भी यंगफॉल माउंटेन, नवीन वलित पर्वत का नाम सुनो तो कान खड़े हो जाने चाहिए और सीधा ये बोलना कि किन्हीं ना किन्हीं दो प्लेटों आपस में टकराई थी, मतलब कन्वर्ज हुई थी, अभिसरण हुआ और उसके चलते ये पर्वत बना। तो दो प्लेटों के नाम याद रखने आपको। पहली तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक मेजर प्लेट है, और दूसरी है बर्मा प्लेट, ठीक है, ये माइनर प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट दोनों टकराई, आपस में एक माउंटेन का निर्माण हुआ ऐसे करके, और उस माउंटेन का नाम है अराकान योमा, ठीक है। अब इस अराकान योमा, हर माउंटेन रेंज की एक हाईएस्ट पीक होती है, सबसे ऊंची चोटी होती है। इसकी ऊंची चोटी है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। ये विक्टोरिया नाम बहुत जगह आया है। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन क्लासेस लिए आपने तो विक्टोरिया कनाडा के ऊपर एक आइलैंड दिखेगा। अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मेरी क्लास ली तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है। सबसे बड़ी अफ्रीका की, इवन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर सेकंड नंबर पे आती है। और ये अराकान योमा जो है वो हॉटस्पॉट के अंदर शामिल है। हॉटस्पॉट क्या होता है? अब ये आपके वाईफाई वाला हॉटस्पॉट कदाचित नहीं है, ये हॉटस्पॉट वो हॉटस्पॉट है जो कि यूएनएफ जो है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने दुनिया में, विश्व में 36 ऐसी जगह पाई है जहां का खुद का जो बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो किसी भी स्थान का जैव विविधता का हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल, हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल, किसी भी जगह को तप्त स्थल डिक्लेयर करने में दो चीजें बहुत जरूरी होती है। वो दो चीजें होती है कि एक तो 1500 एंडेमिक स्पीशीज वहां पे पाई जाए। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज, ऐसे जीव जंतु जो केवल वहीं उसी जगह पे पाए जाते, दूसरे कहीं पाए नहीं जाते। और एक क्राइटेरिया तो वहां वस्कुलर प्लांट्स का परसेंटेज हो। वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो केवल शायद वहीं पे पाए जाते हैं और दूसरी जगह पे उनकी नहीं मिलेगी, ऐसे प्लांट्स, ठीक है। तो इंडिया के टोटल 4 तप्त स्थल है, 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें एक वेस्टर्न घाट है, एक हिमालय वाला हो गया, एक पूर्वांचल वाला हो गया, और एक अपने वो क्या बोलते हैं, ये निकोबार, अंडमान निकोबार वाला पार्ट हो गया। पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा दूसरे देश में शामिल है। तो अराकान योमा जो एक हॉटस्पॉट में से एक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पर्वत खत्म, दन। अब हम देखेंगे प्लेटोज ऑफ एशिया, यानी एशिया के पठार। एशिया के पठार में हम इतने पठार के बारे में देखेंगे। देखो 8 पठार बताया मैंने आपको, 8 पठार, ठीक है। छोटा तो होता है ये, वेरी गुड। ये देखो एशिया के टोटल 8 पठार के बारे में बताऊंगी आपको। एनातोलिया का पठार, तिब्बत का, अच्छा ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा ना। चलो मैं मैप से एक बार बता देती हूँ आटो, उसके बाद में मैं आपको जो है इनके बारे में एक एक के बारे में चीजें एक एक के नहीं, कुछ के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे पड़ता है एनातोलिया का पठार, यहाँ पे तुर्की में पड़ता है एनातोलिया का पठार, ठीक है। यहाँ रशिया में पड़ता है साइबेरिया का पठार। कहाँ पड़ता है? रशिया में साइबेरिया का पठार, ठीक है। यहाँ पे मंगोलिया में पड़ता है मंगोलिया का पठार, ठीक है, मंगोलिया का पठार। उसके बाद में ये
यहाँ पे चाइना और ये भारत वाले क्षेत्र में पड़ता है तिब्बत का पठार, भारत वाले क्षेत्र में नहीं, सॉरी, चाइना में, तिब्बत चाइना में अब है, कैप्चर्ड कर लिया था उन्होंने, तो तिब्बत का पठार। उसके बाद में कौन सा पठार था, उस्तयुर्त का पठार, यहाँ पे उज्बेकिस्तान, यहाँ सेंट्रल एशिया में पड़ता है उस्तयुर्त का पठार, ठीक है। एक यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला, ये तो पेनिनसुला है, ठीक है। अर्मेनिया का पठार मैंने बताया आपको, अर्मेनिया जो देश है वही पड़ता है, अर्मेनिया का पठार। ये दक्कन का पठार तो अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ता है, दक्कन का पठार। और यहाँ पे शान का पठार, कहा, म्यांमार में, जो म्यांमार है देश, वहां पड़ता है शान का पठार, ठीक है, SH शान का पठार। और कौन सा बच गया, इतने ही पठार है शायद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पठार, हाँ। तो देखो, एनातोलिया का पठार, ईरान का पठार ईरान में पड़ता है। पोटवार का पठार, ये पोटवार से याद रखना पाकिस्तान में पड़ता है, कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो ईरान का पठार ईरान में, पोटवार का पठार पाकिस्तान में, उस्तयुर्त का पठार सेंट्रल एशिया में, तिब्बत का पठार चाइना में, शान का पठार म्यांमार में, लोइस का पठार चाइना में, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगी, एनातोलिया का पठार। एनातोलिया के पठार के बारे में ध्यान रखना, दो पर्वतों के बीच में पाया जाता है, उन दो पर्वतों का नाम है पॉन्टीन और टोरस, पॉन्टीन और टोरस। इसीलिए जब भी कोई पठार दो पर्वतों के बीच में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम अंतः पर्वतीय पठार, यानी इंटर माउंटेन प्लेटो। तो ये जो है एनातोलिया का पठार, ये पॉन्टीन और टोरस के बीच में, इसलिए इसको अंतः पर्वतीय पठार बोलता है। दूसरी बात, जब कोई भी पठार अंतः पर्वतीय दो पर्वतों के बीच में होता है तो वहां पे अर्धशुष्क परिस्थितियां होती है, क्योंकि यहां से हवा आएगी तो इस पर्वत से टकरा के चली जाएगी, यहां से हवा आएगी तो इस पर्वत से टकरा के चली जाएगी, तो बीच में खाली जगह बचेगी, मतलब हवा नहीं आ पाएगी ज्यादा, तो अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। अच्छा, क्योंकि ये पठार मेनली तुर्की में पाया जाता है, तो तुर्की की कैपिटल है, यानी राजधानी अंकारा। क्या है, तुर्की की राजधानी अंकारा। ये अंकारा किसके ऊपर लोकेटेड है, तो एनातोलिया के पठार के ऊपर लोकेटेड है। इस एनातोलिया का पठार, क्योंकि ये वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है, तो इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया माइनर। मतलब जस्ट एक फैक्ट है कि अगर आपसे पूछे एशिया माइनर किसको बोलते हो, तो आप बोलोगे एनातोलिया के पठार को एशिया माइनर कहा जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट चीज, ईरान का पठार। ईरान का पठार स्वाभाविक सी बात है ईरान में होगा, दो पर्वतों के बीच में है। कौन कौन से, एल्ब्रूज और जारगोस। एल्ब्रूज और जारगोस के बीच में है ईरान का पठार, इसीलिए अंतः पर्वतीय पठार है। कैसी परिस्थितियां पाई जाएगी, यहाँ अर्धशुष्क नहीं, यहाँ शुष्क परिस्थितियां है। मतलब अर्धशुष्क में तो ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा भी नहीं होती कंडीशन, लेकिन शुष्क में तो सेम वैसे ही जैसे रेगिस्तान का हाल होता है, तो वैसे यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ जीवाश्म फॉसिल फ्यूल पाए जाएंगे। आपको पता है ईरान ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ गल्फ कंट्रीज में आते ही है, तो यहाँ पे काफी अच्छा फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार है। यहाँ दो मरुस्थल है, ये जो है अपने ईरान का पठार, इस पे दो मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि शुष्क परिस्थिति है तो दो मरुस्थल तो होंगे। दो मरुस्थल का नाम है, देखना, दश्त लुत, दश्त काविर। ये ना सारे अब ऐसे ही नाम है, क्या कर रहे हैं भाई, अब नाम है याद करने पड़ेंगे। दश्त लुत, दश्त काविर, तो ऐसे देख लो, दश्त तो आएगा, फिर लुत और काविर, लुत और काविर, लुत काविर, ऐसे बोलोगे 4-5 बार याद हो जाएगा। दश्त लुत, दश्त काविर कहाँ के है, ये ईरान के पठार के दो मरुस्थल है, राइट। नेक्स्ट, पोटवार का पठार, बता दिया आपको पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है और जो रावलपिंडी है वो इस पठार के ऊपर है, पोटवार के पठार के ऊपर लोकेटेड। इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल है, यानी पाकिस्तान की राजधानी है। और रावलपिंडी क्या है, रावलपिंडी में पाकिस्तान का सैन्य बेस है, नहीं आर्मी बेस है, यानी सैन्य अड्डा है, ठीक है। आपको पता है रावलपिंडी जो नाम है पाकिस्तान वालों का, आप में से जिसने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको बता दूं कि रावलपिंडी जो नाम है, हमारे जो शासक वो है बप्पा रावल, मतलब ये अपने राजस्थान के एक शासक थे बप्पा रावल, वो विजय मतलब ऐसे जीत के आए थे यहाँ पे इस वाले इलाके को, इसीलिए उन्होंने ऐसे पहले बोला जाता था कि बप्पा रावल, उनकी उपाधि थी रावल, तो ऐसा बोलते थे रावल का पिंड है, पिंड मतलब जगह, लोकेशन जहां रहते हैं, तो रावल द पिंड करके रावलपिंडी नाम पड़ गया है इसका, ऐसा सुना है मैंने। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दो जगह है। उसके बाद में ये पोटवार के पठार पे भी जीवाश्म कुछ मात्रा में अच्छे पाए जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल की मात्रा भी यहाँ देखी जाती है। 3 चीजें पाकिस्तान में है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों है। रावलपिंडी जो है सैन्य बेस है, अड्डा है, पाकिस्तानी की आर्मी का अड्डा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है।
तिब्बत का पठार हिमालयन और कुनलुन का जंक्शन है। तिब्बत का पठार आपको पता है हिमालय पर्वत और कुनलुन के बीच में आता है ये हिमालय का पठार, इसलिए ये भी अंतर पर। अब इसके बाद खास बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है, मतलब इसकी हाइट जो है 5000 किलोमीटर तक है। समझ गए आप? आपको पता है ना पठार क्या होता है? पठार ऐसा टेबल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये कितना ऊंचा है, मतलब ये इतना ऊंचा है ना कि वहां से एरोप्लेन भी नहीं जा सकता है। ठीक है, मैंने 5000 किलोमीटर बोल दिया क्या? सॉरी 5 किलोमीटर होगा, 5000 किलोमीटर थोड़ी होगा, गलती से बोल दिया, माफ करना। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, कौन? तिब्बत का पठार। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है, क्योंकि तिब्बत का पठार इतनी ऊंचाई पे है, बहुत ठंडी परिस्थिति, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी होंगे। और जब ग्लेशियर पिघलते तो उनमें से कुछ नदियां बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ से निकलती है, जिसका नाम है सिंधु, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है सतलज। और एक चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है यांगत्से। क्या नाम है? यांगत्से। बोलते वक्त भी जबान है ना इधर उधर फिर जाती है, यांगत्से। ठीक है, फिर शान का पठार। ये शान का पठार कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। और यहाँ पे सीसा जस्ता चांदी यानी लेड जिंक सिल्वर की अधिकता पाई जाती है। लास्ट चीज, यहाँ से शान के पठार से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है साल्विन नदी। क्या नाम है? साल्विन नदी। कहाँ से? शान के पठार से। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट चीज है हमारे प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया। चलो, प्लेन्स ऑफ एशिया, मेसोपोटामिया नहीं, प्लेन्स ऑफ एशिया, मतलब एशिया के मैदान के बारे में देखेंगे कि एशिया में कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं। ये हमने देखो पठार देख लिया, पर्वत देख लिया, मैं आपको मैदान के बारे में बताती हूँ। एक बार फटाफट मैप से बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे पाया जाता है तुरान के पठार। कहाँ पे? इधर। ये पाया जाएगा तुरान के मैदान, पठार नहीं, तुरान के मैदान। ठीक है, यहाँ चाइना में पाए जाते हैं मंचूरियन के मैदान। ठीक है, जो कि कैसे है? शीतोष्ण घास के मैदान, मंचूरियन के मैदान। उसके बाद में एक मैं नाम भूल रही हूँ, एक सेकेंड है ना, मेरे को देना। मेसोपोटामिया, साइबेरिया, ग्रेट चीन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो इराक वाला पार्ट है, ये इराक है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं मेसोपोटामिया के मैदान। कौन से? इराक वाले पार्ट में मेसोपोटामिया के मतलब मैदान। और ये जो रशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे पाए जाते हैं साइबेरिया के मैदान। यहाँ पे पूरे फैले हुए हैं साइबेरिया। यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहाँ पे ये रहा यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी यहाँ पे बहती है, लीना नदी। ये देखो, ये लीना नदी के बीच में जो है ये है साइबेरिया के मैदान। ठीक है, और एक है चाइना में पड़ते हैं ग्रेट चाइना प्लेन्स, यानी ग्रेट चीन के मैदान। ठीक है, यहाँ पे चाइना में दो है मैदान, एक तो है अपने मंचूरियन के और एक है ग्रेट चीन के। तो अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। देखो, मेसोपोटामिया के ईरान में है, इराक में है मेनली। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तुरान के मैदान, साइबेरिया के मैदान, मंचूरियन के, ग्रेट चीन के मैदान। मेसोपोटामिया के मैदान मेनली इराक में पाए जाते हैं। दो नदियों के बेसिन में। देखो मैदान बनते कैसे हैं, जब भी दो नदियां होती, कोई भी एक नदी है, वो नदी बह रही है, तो उस नदी का एक एरिया होता है, एक बेसिन होता है, जिसको हम वाटरशेड रीजन भी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उस नदी का हिंदी में क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल रहा है, सॉरी, मैं बता दूंगी। लेकिन एक नदी बह रही है तो वो अपने कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेस, मतलब जहां से बहेगी ना उसके लगभग, जैसे कोई नदी है ऐसे बह रही है, ठीक है, तो इसके इतना एरिया इसका बेसिन कहलाता है, जहां तक उस नदी का प्रभाव है। ठीक है, ये नदी है मान लो, तो इस नदी का प्रभाव जिस एरिया तक होगा वो उस नदी का कैचमेंट एरिया या बेसिन कह दो उस नदी का, वो कहलाएगा। तो वैसे ही ये जो मेसोपोटामिया के मैदान है, ये इराक में तो है, लेकिन ये बने कैसे? दो नदियों के बेसिन से बने हैं, एक तो यूफ्रेटिस नदी और एक टिग्रिस नदी। ये दोनों नदी का पहले जिक्र हुआ था। ये दोनों नदी एल्ब्रूज और जारगोस के पर्वतों से निकलती है। ठीक है, फिर ये मेसोपोटामिया का जो मैदान है, इसको सभ्यता का पालना बोला जाता है। ठीक है, क्यों सभ्यता का पालना? क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है हमारे वर्ल्ड की, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखो, मानव जाति का पालना अगर पूछेगा आपसे तो वो बोलना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर पूछे कि
सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, तो वो मेसोपोटामिया के मैदान को बोलते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सबसे पहले इराक में जो है डेवलप हुई थी सभ्यता। फिर ये इराक में है तो इस नाम से पता चल रहा है फॉसिल फ्यूल की अधिकता होगी, ठीक है। फिर तुरान के पठार, तुरान के मैदान, ये पठार ही क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, तुरान के मैदान। तुरान के मैदान सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है ना, उन 5 कंट्री में पूरे में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े बीच में है, इसीलिए कि सेंट्रल एशिया में बोलते हैं हम। इधर 2 डेजर्ट है, 2 मरुस्थल पाए जाते हैं इस मैदान में, कौन कौन से, किजिलकुम, काराकुम, ठीक है। 2 मरुस्थल है इस मैदान के अंदर ही, एक का नाम है किजिलकुम, एक का नाम है काराकुम। ये मैदान, अब हर मैदान किसी ना किसी नदियों के बेसिन एरिया में बने होते, बेसिन एरिया से बने होते हैं। तो यहाँ पे 2 नदियां हैं, एक तो है अमू दरिया, एक है सिर दरिया नदी। एक है अमू दरिया, एक है सिर दरिया, बोलो एक बार तब याद हो जाएगा, अमू दरिया, सिर दरिया, अमू दरिया, सिर दरिया। वापस से सुनो, तुरान के मैदान सेंट्रल एशिया में है, तुरान के मैदान में 2 मरुस्थल है और 2 नदियों से मिलकर वो तुरान के मैदान बने हैं। पहले 2 नदियों के नाम है अमू दरिया, सिर दरिया, और 2 मरुस्थल है किजिलकुम, काराकुम, इनसे ये बने तुरान के मैदान, ठीक है। फिर मंचूरियन के प्लेन, मंचूरियन नाम से पता चल रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा हिंट के चाइना में होंगे, तो हाँ ये चाइना में है। टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। यहाँ लोअर एस्क भंडार यानी आयरन और रिजर्व बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, आयरन और रिजर्व पाए जाते हैं। 3 बातें, चाइना में शीतोष्ण घास के मैदान है और लोअर एस्क के भंडार पाए जाते हैं। फिर सेंट्रल साइबेरियन प्लेन्स यानी मध्यवर्ती साइबेरियन के मैदान, देखो ये बता दिया मैंने कि यहाँ पे यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से के बाद में जब आप आगे जाओगे तो एक नदी ऐसे जाएगी, इसका नाम है लीना नदी। क्या नाम है, लीना नदी। इसके बीच तक ये फैले हुए हैं पूरे सेंट्रल साइबेरियन, मध्यवर्ती साइबेरिया के मैदान, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मैदान है ये पथरीला है, मतलब ये अवसादी चट्टानों के टूटने से ये मैदान मोस्टली बना है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक के इरोजन से बना है, इसलिए पथरीला मैदान है, रॉकी प्लेन है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, खेती या कृषि यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे किन किन के नदियों के बेसिन एरिया से बना है, 3 नदियां हैं यहाँ पे, ओब, येनेसी और लीना। लीना तो बता दिया, ओब एक नदी है, और एक है येनेसी और एक है लीना, ठीक है। 3 नदियों के बेसिन एरिया से ये बना है सेंट्रल साइबेरियन के मैदान। लास्ट है ग्रेट चाइना प्लेन। ग्रेट चाइना प्लेन आपको पता है चाइना में होगा, मेन जो चाइना की रिवर है यांगत्से नदी उसके बेसिन एरिया से बने हैं, लेकिन एक और नदी है जो साथ देती है इसका, वो है सिकियांग नदी। क्या नाम है, सिकियांग, सिकियांग, सिकियांग नदी और यांगत्से नदी, इन दोनों के बेसिन एरिया, कैचमेंट एरिया से जो है ये मैदान बने हैं ग्रेट चाइना प्लेन्स, ठीक है। चलो तो देखो आज हमने क्या क्या देखा क्लास में, आज हमने पहले माउंटेन्स देखे, ठीक है। माउंटेन्स के बाद हमने फटाफट एक बार देखते चलते हैं, यहाँ असीर माउंटेन है, यहाँ पोन्टीन है, यहाँ टॉरस है, यहाँ माउंट अरारात है, यहाँ पे एल्ब्रूज है, यहाँ जारगोस है, यहाँ हिंदू कुश है, सुलेमान है, सॉल्ट रेंज है, छगई हिल्स है, यहाँ हिमालयन है, कुनलुन शान है, तिएन शान है, ठीक है। यहाँ अल्ताई है, यहाँ पे अर्खोयांस्क है, यहाँ पे अराकान यूमा है, यहाँ पे अन्नम है, यहाँ पुंचक जाया है और यहाँ पे फूजी है, ठीक है। ये सारे माउंटेन्स देखे हमने आज की क्लास में। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या देखे हमने, पठार देखे। तो यहाँ पे हमने पठार देखा कि अर्मेनिया का पठार है, यहाँ ईरान का पठार है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल साइबेरिया का पठार है, यहाँ मंगोलिया का पठार है, ठीक है। यहाँ तिब्बत का पठार है, यहाँ पे म्यांमार में शान का पठार है, भारत में दक्कन का पठार है, ठीक है। और पाकिस्तान में पोटवार का पठार है, सेंट्रल एशिया में उस्तयुर्त का पठार है, ठीक है। ये सारे पठार देखे। फिर हमने यहाँ पे देखी प्लेन्स, प्लेन्स बोले तो फिर हमने यहाँ पे मैदान देखे। मैदान में हमने देखा यहाँ पे इराक में मंचूरियन के पठार, नहीं मंचूरियन के मैदान, अभी भी वही निकल रहा है। सेंट्रल एशिया में तुरान के मैदान देखे हमने, साइड इस वाले में, ये यहाँ से यहाँ तक इस वाले पूरे एरिया में हमने मैदान देखे
यहाँ लीना नदी तक, ये लीना नदी यहाँ से देखो आ रही है। इतने इतने हमने देखे मध्य साइबेरिया के मैदान, ठीक है। चाइना में हमने 2 देखे, एक तो मंचूरियन के मैदान देखे यहाँ पे, और एक यहाँ देखे ग्रेट किंगडम, ग्रेट चाइना के मैदान, ठीक है। और एक और हमने देखा था मेसोपोटामिया, एक मैदान और रह रहा है मेरे दिमाग से, तुरान, मेसोपोटामिया, अच्छा 5 ही थे, मैंने 5 बता दिए। मंचूरियन, यहाँ पे तुरान, यहाँ पे मेसोपोटामिया, तुरान, मंचूरियन, ग्रेट चाइना और मध्यवर्ती साइबेरियन के पठार, ये तीनों जो है मैपिंग आज हमारी एशिया की पूरी हुई। अब एशिया में बचती है रिवर्स और लेक्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हो सका अगर तो ऑस्ट्रेलिया शुरू कर देंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया 1 या 2 क्लास का ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से काम है, या तो मैं एक ही क्लास को लंबा लेके ऑस्ट्रेलिया को पूरा करा दूंगी। तो अब हमारी ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 क्लासेस और बची हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़ना, समझना। कोई डाउट हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है। वापस रिप्लाई नहीं करती, काफी लोग कुछ पूछते भी है, पर मेरे को लगता है रिप्लाई करना सही नहीं लगता, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोगों को कोई क्वेरी कुछ अनुशंसा हो आप लोगों की तो कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।